तो कहानी की शुरुआत एक सुनसान सी जगह से होती है, जहां इस कहानी का साइको किलर लड़की को बिस्तर पर लेटाकर उसके हाथ पैर बांधकर बिना उससे बात किए उसका धड़ से अलग कर देता है। उसके बचे हुए शरीर को ले जाकर वो एक जगह पर रख देता है। सुबह ये मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस एक्शन में आती है और सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके वहां से चली जाती है। इसी शहर में हमारा हीरो गौतम भी रहता है, जो देख नहीं सकता, मगर उसे दागिनी नाम की एक रेडियो जॉकी को सुनना काफी पसंद था और वो अक्सर उसका शो सुनता रहता था। दागिनी को सुनते सुनते गौतम को उससे प्यार हो गया था, लेकिन अभी तक ये सिर्फ वन साइडेड लव ही था। गौतम को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कब किस समय दागिनी कहाँ जाने वाली है और आगे क्या करेगी, इसीलिए वो अपने दोस्त राज नायकम की मदद से उसको फॉलो करता रहता है। इसी दौरान दागिनी को फॉलो करते हुए वो एक शादी में पहुंच जाता है। गौतम गाना गाकर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश भी करता है। थोड़ी ही देर में वो दागिनी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन दागिनी उसके प्रपोजल को शुरुआत में ठुकरा देती है। पर गौतम के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद दागिनी उसको कहती है कि अच्छा ठीक है, कल मैं एक जगह पर जाने वाली हूँ, अगर तुम उस जगह का पता करके वहाँ पर मुझको मिलने आ गए तो मैं तुम्हारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी, साथ ही मान लूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। साथ ही उसको हिंट देते हुए वो गौतम को कल का प्रोग्राम ध्यान से सुनने को भी बोलती है। अगले दिन गौतम पूरे ध्यान से रेडियो पर दागिनी का प्रोग्राम सुन रहा होता है। दूसरी ओर दागिनी रात के समय गौतम का एक रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि गौतम वहाँ पर जरूर आएगा। मगर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी गौतम वहाँ पर नहीं आता। उसके बदले वो साइको किलर वहाँ पर पहुंच जाता है, जो दागिनी के चेहरे पर स्प्रे करके उसको बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले दागिनी गौतम को वहाँ पर आते हुए देख लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। गौतम दागिनी के पास आते ही उसके परफ्यूम की महक को सेंस कर लेता है। गौतम दागिनी को आवाज लगाते हुए उस बेंच की तरफ बढ़ जाता है, मगर दिमाग से शातिर साइको किलर बड़े ही शांति से दागिनी को अपने कंधे पर उठाकर गौतम के सामने से निकल जाता है। ये सीन सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा बोन चिलिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। खैर, गौतम को लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला लेता है और जो हुआ वो बताते हुए कहता है कि दागिनी को उसी साइको किलर ने अगवा कर लिया है। वही वो साइको किलर दागिनी को एक जगह लाकर उसके हाथ पैर काटने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर दागिनी के चेहरे पर जाती है, जिस पर किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, बल्कि वो उल्टा मुस्कुरा रही थी। किलर उसे पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे पर कोई डर क्यों नहीं है। दागिनी उसको बताती है कि आज से ठीक 7 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन तक अगर मैं गौतम तक नहीं पहुंच पाई तो वो मुझको कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। ये सब सुनकर किलर दागिनी को नहीं मारता और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद किलर बाहर जाकर एक ट्यूट को बुक करता है और बेहोश करके अपने यहाँ पर ले आता है। दागिनी की जगह वो उसके हाथ पैर बांधकर उसका धड़ से अलग कर देता है। इतना सब करने के बाद किलर दागिनी से कहता है कि जब गौतम तुम्हारी खोज करते हुए यहाँ पर आएगा तब मैं उसका सर काट के तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सर काट के उसके हाथ में रख दूंगा। अगले दिन किलर प्रोस्टिट्यूट की बॉडी को बाहर फेंक देता है। जल्द ही पुलिस वहाँ पर पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर मुथु कमिश्नर को बताता है कि दागिनी के पिता ने कंफर्म किया है कि ये बॉडी दागिनी की नहीं है। बॉडी की बात सुनकर गौतम भी वहाँ पर पहुंच जाता है और गंध से वो भी समझ जाता है कि ये दागिनी नहीं है। गौतम फौरन डॉक्टर सुशीला नाम की एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। जाकर वो उनको बताता है कि दागिनी अभी भी जिंदा है। डॉक्टर सुशीला बताती है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो किलर जिस भी लड़की को किडनैप कर लेकर गया है उसको मारकर ही छोड़ता है। फिर दागिनी के केस में ऐसा क्या अलग हुआ। साइकाइट्रिस्ट गौतम को हौसला देते हुए कहती है कि 1.5 साल से पुलिस उसके पीछे पड़ी है, मगर अभी तक उसको कोई नहीं पकड़ पाया। शायद इस बार तुम उसको पकड़ सकते हो। लेकिन फिर भी गौतम पुलिस कमिश्नर के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। वहीं पर अकबर नाम का एक कांस्टेबल उसे कमला नाम की एक एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है, जो पहले इस केस पर काम कर चुकी थी। कमला का पता निकालकर गौतम फौरन उसके घर पहुंचता है और उसे दागिनी के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन कमला उसको यहाँ आने से मना कर देती है, साथ ही उसको अनाप शनाप बोलने लगती है। दरअसल एक एक्सीडेंट में कमला ने अपने दोनों हाथ पैर खो दिए थे, जिसके बाद से वो व्हील चेयर के हवाले हो गई थी। इससे गुस्सा होकर गौतम उसको एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चला आता है। दूसरी ओर पुलिस वाले भी प्रोस्टिट्यूट के इलाके में पहुंचकर एक और औरत से पूछताछ करने लगते हैं। वो कहती है कि कल रात रानी ने मुझको फोन किया था
वो बता रही थी कि वो अपने कस्टमर के साथ है। उसका कस्टमर उसको एक अच्छी सी गाड़ी में कहीं पर ले जा रहा था। वो दिखने में भी काफी अच्छा था। इस तरह की कुछ जानकारी इकट्ठा कर पुलिस को पता चलता है कि किलर एक अमीर आदमी है। उसकी उम्र तकरीबन 28 से 30 साल के आसपास की है। उसके पास एक या फिर 2 लग्जरी कार्स भी हैं। खैर, उसी रात कमला अपनी माँ के साथ गौतम के घर पहुंचती है। इस बार उसने सोच लिया था कि वो गौतम की मदद करेगी और अब वो एक और लड़की की जान नहीं जाने देगी। कमला कहती है कि सबसे पहले हमें इस केस की पूरी जानकारी इकट्ठी करनी होगी, जो कि अभी सीआईडी के पास है। इसलिए हमको वहां से सारी जानकारी लेनी होगी। दरअसल 1.5 साल पहले वो इस केस पर काम कर चुकी थी। इसी वजह से उसको मालूम था कि सबूत यानी कि डिटेल्स कहां पर रखी हुई हैं। कमला की मदद से गौतम सीआईडी के ऑफिस तक पहुंच जाता है। जब गौतम अलमारी खोलने वाला होता है कि तभी एक आदमी पीछे से उसको पकड़ लेता है। तभी मुत्तू अपने घर की चाबी वापस लेने ऑफिस में आता है। मुत्तू को थोड़ा शक होता है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। मुत्तू के जाने के बाद हमको पता चलता है कि ऑफिस में दूसरा इंसान अकबर था और उसने ही उसको छुपा दिया था। कांस्टेबल अकबर गौतम की मदद करते हुए उन सभी डिटेल्ड पेपर की जेरॉक्स कॉपी उसको दे देता है। खैर, डिटेल्स को घर ले जाकर जब कमला उसकी स्टडी करती है तो उसको पता चलता है कि अब कुल मिलाकर 14 लड़कियां गायब हुई हैं। उनमें से 4 तो प्रोस्टिट्यूट है, बाकी सभी लड़कियां अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल थी। इसी तरह जो लड़की किडनैप हुई वो दिन दहाड़े रूट से गायब हो गई। गौतम पुलिस की टीम के साथ सभी विक्टिम्स के घर जाकर किडनैपिंग के बारे में पूछता है। सभी का कहना था कि घर लौटते वक्त रास्ते से उनकी बच्चियां गायब हो गई थी। ये सारी बात सुनकर गौतम हर उस जगह जाता है जहां इन लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। गौतम नोटिस करता है कि सभी क्राइम सीन पर एक चीज कॉमन है, जो कि है एक डस्टबिन, जिससे गौतम और कमला को समझ आ जाता है कि जब वो लड़की अपने घर वापस जा रही होगी तो उन्हें डस्टबिन के पास जरूर कुछ दिखा होगा। इसीलिए वो अपनी गाड़ी को रोककर उतरी होंगी। पास ही खेल रहे बच्चों से पूछने पर उसको पता चलता है कि हमारे बच्चे ने रूपा नाम की लड़की के हाथ में एक पिल्ले को देखा था। इस बात से गौतम और कमला प्रेडिक्ट करते हैं कि पहले किलर एक क्यूट से पिल्ले को खरीदता होगा और उसको लाकर डस्टबिन के पास छोड़ देता होगा। फिर जब लड़की पिल्ले को देखकर अपनी गाड़ी रोकती होगी तभी वो किडनैपर कहता होगा कि ये कुत्ता मेरा है, प्लीज इसको लाकर मुझको दे दो। और जैसे लड़की उसके पास जाती होगी वो किसी तरह से उनको बेहोश करके किडनैप कर लेता होगा। दूसरे दिन किडनैपर ठीक इसी प्लानिंग से एक नई लड़की को किडनैप करने वाला होता है, मगर वो इसमें सफल नहीं हो पाता, क्योंकि कल कमला और गौतम ने ट्विटर पर ट्वीट करके सबको बता दिया था कि जहाँ पर भी कुत्ता दिखे उससे दूर रहना। इसीलिए ये लड़की किलर के जाल में नहीं फंसती। ट्वीट का पता चलते ही तिलमिलाया किलर हैकर के पास जाकर ये पोस्ट डिलीट करने को कहता है और काम होने के बाद वो इस हैकर को भी मार देता है। उसी रात किलर उस लड़की को भी किडनैप कर लेता है जो आज सुबह इससे बच गई थी। किलर उस लड़की को अपने यहाँ पर लाकर एक बार फिर मार डालता है, मगर इस बार वो इस लड़की का काट कर उसका धड़ लाकर गौतम के घर के बाहर रखकर एक मैसेज भेजता है, जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। गौतम को उस लड़की के शरीर से एक अजीब सी महक आती है, इसीलिए वो राजनायकम से कहकर एक सफेद और एक काले सुअर को लाने के लिए कहता है। राजनायकम ऐसा ही करता है और उसके सामने दोनों सुअर लाकर रख देता है। गौतम कमला को बताता है कि उसको इस लड़की की बॉडी के साथ ही इससे पहले मरने वाली प्रोस्टिट्यूट लड़की से सफेद सुअर की गंध आई थी। वो लोग एक एक करके सभी सुअर फार्म पर जाकर खोजबीन करने लगते हैं, मगर कोई भी सुअर फार्म में उनको ऐसा यंग मालिक दिखाई नहीं देता जो किलर के हुलिये के साथ मैच होता हो। इसी दौरान मुत्तू को ये बात पता चलती है कि गौतम और उसकी टीम सुअर फार्म जाकर पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि मुत्तू ने एक आदमी को गौतम के पीछे लगा रखा था। मुत्तू ऐसे ही एक सुअर फार्म पर जाता है और इत्तेफाक से इस फार्म का मालिक वही किलर होता है, जिसको ये अभी तक खोज रही हैं। पुलिस को अपने यहाँ पर देखकर किलर घबरा जाता है और पुलिस वाले को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद हम उस पुलिस वाले को उसी कमरे में बेहोश देखते हैं जिसमें किलर अपने सभी कारनामों को अंजाम दिया करता था। जब वो किलर वहाँ पर नहीं होता तब दागनी उसको होश में लाकर उसको यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन मुत्तू कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर में वो साइको किलर मुत्तू के पास आकर उसको भी मार डालता है। इसी तरह सभी सुअर फार्म की जांच करने पर भी गौतम और उसकी टीम के हाथ कोई सबूत नहीं लगता, लेकिन कमला को पूरा भरोसा था कि किलर इन्हीं में से किसी एक पिग फार्म में मौजूद होगा। नतीजे ना मिलने पर बेचारा गौतम काफी दुखी हो जाता है और फैसला करता है कि आज रात वो घर पर अकेला रहेगा। थोड़ी देर बाद साइको किलर की गाड़ी वहाँ पर आ जाती है। गौतम समझ जाता है कि ये किलर की गाड़ी है, इसीलिए वह जानबूझकर अपने घर से बाहर निकलकर अपने हाथ में एक कैक्टस का पौधा लेकर गाड़ी के पास जाता है।
वहीं दूर खड़ा राजनायकम अपनी गाड़ी से किलर की गाड़ी को फॉलो करने लगता है। दोनों के बीच में एक काफी लंबी चेज होती है, लेकिन दुर्भाग्य से राजनायकम किलर के हाथों मारा जाता है। किलर राजनायकम के फोन से गौतम को कॉल करके बताता है कि मैं दागनी को उसके जन्मदिन वाले दिन मार डालूंगा। गौतम को अगले दिन राजनायकम के बारे में पता चलता है। ये सुनकर वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि राजनायकम उसकी आंखें था, साथ ही एक सच्चा दोस्त भी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर गौतम को उसका सामान देते हुए बताते हैं कि किलर उसकी दाहिनी हाथ की छोटी उंगली को काटकर अपने साथ ले गया है। ये सब देखने के बाद गौतम कमला और उसकी माँ को कहता है कि वो अब और किलर के पीछे नहीं भागेगा। इस बात से कमला काफी नाराज हो जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी हार माननी थी तो मुझे क्यों निकाला अंधेरे से बाहर? क्या जरूरत थी मुझको उम्मीद देने की? सब मेरी गलती थी जो मैं तुम पर भरोसा कर बैठी। अगर उस समय मैं कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो आज मैं ये केस अकेले ही सॉल्व कर लेती। ये कॉलेज वाली बात सुनकर कमला और गौतम सीधा उस कॉलेज में जाकर पूछताछ करते हैं जहां कमला 1.5 साल पहले आई थी। दरअसल यहाँ पर एक स्टूडेंट का भी मर्डर हुआ था। उसी सिलसिले में कमला यहाँ पर आई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर एक सस्पिशियस आदमी दिखाई देता है जो अपना मुंह छुपाए हुए बैठा था। कमला और गौतम दोनों फौरन प्रिंसिपल से मिलते हैं। उनसे पूछते हैं कि ये आदमी कौन है जो इस वीडियो में आपके बगल में खड़ा है। प्रिंसिपल उनको बताता है कि मुझको ये तो नहीं मालूम कि वो आदमी कौन था, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो एक लेफ्ट हैंडेड था, क्योंकि उसने मेरे यहाँ पॉपकॉर्न भी बाएं हाथ से लिया था। साथ ही पूरे फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसकी पॉकेट में ही था। ये सब जानकर गौतम के दिमाग में एक बात अचानक से स्ट्राइक करती है और वो फौरन जाकर राजनायकम के सामान की जांच करता है। इससे उसको क्लियर हो जाता है कि किलर की दाहिने हाथ में छोटी उंगली नहीं है। दरअसल ये सुराग था जो गौतम का दोस्त उसके लिए छोड़ गया था। जब किलर गौतम के घर आया था तभी गौतम ने उसकी गाड़ी का माप ले लिया था। इसकी मदद से वो अलग अलग कार बनाने वाली कंपनी में पूछताछ करते हैं और आखिरकार उनको सफलता मिल ही जाती है। एक कार कंपनी वाला बताता है कि ठीक आपके बताए अनुसार अंगुली माला नाम का एक आदमी है जिसके नाम एक होटल और एक सुअर फार्म भी है। किलर का पता कर कमला और गौतम उसी सुअर फार्म पर चले जाते हैं, मगर वहाँ पर उनको पता चलता है कि अंगुली माला अभी बाहर गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर गौतम उसके ऑफिस की छानबीन करने लगता है। इसी खोज पड़ताल में गौतम को एक नक्शा मिल जाता है जो लाकर वो कमला को दिखाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर से दागनी को देखते हैं। इस बंद कोठरी में दागनी को एक औरत दिखती है जो कई सालों से यहाँ पर कैद है। दागनी के पूछने पर वो बताती है कि मेरा नाम रेशल है। रेशल अंगुली माला की टीचर थी। अंगुली माला एक अनाथालय में बड़ा हुआ था। बचपन में रेशल ने किलर को सजा दी थी, उसी का बदला अंगुली माला आज ले रहा है। दूसरी ओर कमला मैप पर माचिस की तीलियां लगाकर गौतम के लिए मैप को समझाने का इंतजाम कर देती है। गौतम भी उंगलियों के सहारे मैप को याद कर लेता है। गौतम और कमला ठान लेते हैं कि ये दोनों उस जगह जाकर दागनी को वहाँ से छुड़ाकर लेकर आएंगे। कमला दिशा बताती है और गौतम ड्राइविंग करता रहता है। अंगुली माला दागिनी को एक जगह लाकर एक कुर्सी पर बैठा देता है जिसके सामने उसकी टीचर रेशल भी होती है। असल में अंगुली माला के बचपन में जो घटना हुई वो उसको रिक्रिएट करता है। उसकी टीचर रेशल ने उसे बचपन में मार के लिए सजा दी थी। उस दिन से टीचर रोज उसको 60 बार मारा करती थी। अंगुली माला अपने टीचर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि टीचर मुझको माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिस ड्रामे के बाद अंगुली माला अब दागिनी को मारने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी दागिनी उससे सवाल पूछती है जो पुलिस वाले की डेड बॉडी पड़ी है वो कौन था। इस पर अंगुली माला उसको बताता है कि जब मुझको गिरफ्तार करके जुवेनाइल होम ले जाया जा रहा था तब उसने मेरे साथ गलत हरकत की थी, इसलिए मैंने उसको मार डाला। उधर गौतम और कमला भी उस जगह तक पहुंची जाते हैं। उनके अंदर जाते ही फैक्ट्री के अंदर लगे अलार्म बजना शुरू कर देते हैं। ये जानकर अंगुली माला जब गौतम को मारने वाला होता है तभी इलाके में पावर कट हो जाता है। असल में कमला की माँ ने इस इलाके की लाइट कट कर दी थी। अंधेरे में अंगुली माला गौतम को ढूंढने लगता है। अंगुली माला गौतम को बुलाते हुए कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए, या तो मैं तुमको मारूंगा या फिर तुम मुझको मार दो। तभी गौतम सामने आता है और अंगुली माला उसके पेट में छुरा मारकर उसको घायल कर देता है। गौतम भी बिजली का झटका देकर अंगुली माला को बेहोश कर देता है। बेहोश होते ही गौतम उसके हाथ जंजीरों से बांध देता है। उसके बाद गौतम दागिनी को ढूंढकर उसके हाथ पैर खोल देता है और जब ये दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं तब अंगुली माला जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि टीचर प्लीज मुझको अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ।
ये सब सुनकर दागिनी चाबी लेकर उसकी तरफ फेंक देती है। जब अंगुलीमाला चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टीचर रेशल चाबी को उठाकर निकल लेती है। अंगुलीमाला उसके पास जाकर उसका पेट फाड़कर खुद को जंजीरों से आजाद कर लेता है। जब तक वो भागकर बाहर आता है तब तक दागिनी, गौतम और कमला वहां से जा चुके थे। दूसरे दिन पुलिस वाले दागिनी को प्रेस के सामने बिठा देते हैं। दागिनी से पूछने पर वो पुलिस को अपना बयान देती है कि मुझको उस व्यक्ति में कोई साइको किलर नहीं दिखा, बल्कि मुझे तो एक छोटा बच्चा दिखा जिसे सबने अकेला छोड़ दिया था और उसके अकेलेपन का फायदा उठाया गया। अगर मैं ही उसकी माँ या बहन होती तो शायद उसको इतना प्यार मिलता कि वो कभी साइको किलर नहीं बनता। इस तरह से वो अपनी सिंपैथी शो करती है। ये इंटरव्यू अंगुलीमाला भी देख रहा था। वो समझ जाता है कि अब जाकर किसी ने उसको समझा है, किसी ने मुझको प्यार की नजरों से देखा है। अपनी गलती और हार मानकर अंगुलीमाला एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है, जिसके साथ आज की ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। बात करें अगर इस फिल्म की तो हमेशा से पैटर्न देखा जाता है कि जबरदस्त फिल्म या कहानी में राइटर या डायरेक्टर जिसको बुरा बताना होता है उसको बुरा ही बताते हैं, लेकिन शायद उसके साथ ये बताना भी बहुत जरूरी है कि आज वो ऐसा है तो क्यों है। अब अंगुलीमाला को ही देखिए, क्या आप कभी उस व्यक्ति, समाज या फिर लोगों को माफ कर पाते जिसने आपके साथ गलत किया है? एक टीचर का काम सिखाना होता है, लेकिन एक गलती की सजा रोज बार बार देना ये गलत है। फिलहाल तो इस कहानी में बस इतना ही। आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।